नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें मैंने नेशनल हाईवे के जो नॉर्म्स हैं, जो हमारी यूनिफाइड गाइडलाइंस है कि हमें पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बायोडीज़ल के पंप्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉइंट्स, जो रिटेल आउटलेट्स हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं या रोड साइड के जो वे एमिनिटीज़ हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज़, उनकी साइटिंग कैसे करनी है, उनमें क्या नॉर्म्स हैं जो फिलफिल करने हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रहा हूँ, उन वीडियो को ज़रूर आप देखिए कि कल 26 जून 2020 को एक नई गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की तरफ से, और उसमें जो है थोड़े से नॉर्म्स को और जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है उनमें और क्लियरिटी लाई गई है, सो दैट कि हम समझ सकें कि क्या नॉर्म्स हैं और क्या साइटिंग होगी। तो जो इन शॉर्ट जो पुरानी गाइडलाइन है उसको रिपील कर दिया गया है, नए प्रोविज़न्स को और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है और एक पूरे प्रोसेस को उसमें बहुत क्लियर किया गया है। और जो हमारे इलीगल पेट्रोल पंप्स थे, जिन्हें इलीगल क्या कहेंगे, जिन्होंने परमिशन के बिना कमीशन कर लिए थे या जो हाईवेज़ बाद में डिक्लेयर हुए उन्होंने इसमें जो है अपनी एनओसीज़ को नहीं लिया, तो उनके लिए जो है पहले 25 लाख की पेनल्टी थी, अब उसे घटा करके 2.5 लाख कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। और रोड्स को कुछ डिफ़ाइन कर दिया गया है कि रोड हम किसे डिफ़ाइन करेंगे। अर्बन एरियाज़ को थोड़ा सा क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है, जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ हम साइटिंग करेंगे पेट्रोल पंप की, तो क्या नॉर्म्स हैं। अर्बन एरिया में जो है हर तरह के इंटरसेक्शन को, चाहे वो मीडियन कट हो, चाहे वो रोड का इंटरसेक्शन हो नियरेस्ट, उसको 100 मीटर कर दिया गया है और गाइडलाइन बहुत क्लियर है। तो इसमें मैं अब अपनी चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको जो गाइडलाइन को डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँ, आपके इनपुट्स लूँ और बहुत क्लियरिटी लाऊं। तो आपको इसमें आखिर तक मेरे साथ बने रहना है और इसमें देखना है कि क्या नॉर्म्स किस तरीके से हमारे फेवर में हैं या किस तरीके से सरकार एक रोड सेफ्टी को, रोड ट्रैफिक की सेफ्टी को प्रमोट करना चाहती है। बेसिकली अगर हम कहें तो IRC 15 से ये सारे नॉर्म्स निकलते हैं साइटिंग के। और दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाईवेज़ पे सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जो ट्रैफिक की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। किसी वे साइड एमिनिटीज़ से या किसी बिल्डिंग से, में भी कोई बैंकेट हॉल है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ हम डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं हाईवे से, जब भी वहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है या ट्रैफिक आता है, तो जो हमारा हाई मूविंग ट्रैफिक होता है उससे एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट के चांसेस बने रहते हैं। तो हमें रोड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। प्लस कहीं कहीं पे हम देखते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अलॉन्ग द हाईवेज़ या बड़ी बड़ी वे साइड एमिनिटीज़ हैं जहाँ पर हाईवे ट्रैफिक जनरेट होने के चांसेस बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हैं। वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आते हैं, मटेरियल्स को लाते हैं, स्टोरेज व्हीकल्स आते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के चांसेस हैं। तो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू मेंटेन द रोड सेफ्टी एंड वी हैव टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स इन द मूवमेंट ऑफ दिस ट्रैफिक। जो ट्रैफिक हमारे साइड एमिनिटीज़ से या साइड पेट्रोल पंप से, CNG स्टेशन से निकलता है, उसको ग्रेजुअली आके मिक्स होना है हाईवे के ट्रैफिक के साथ विद ऑल द प्रिकॉशन। एक वीविंग लेंथ होनी चाहिए। और कई कई दोस्तों हम देखते हैं हाईवे के किनारे रिबन्स टाइप का डेवलपमेंट हो जाता है या विलेजेस हैं वो डेवलप होने लगते हैं, हाईवे जैसी बनती है वहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज़ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ जो है नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ अनप्लान्ड वे में आती है। वहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ट्रैफिक जनरेट होता है, लोग डेली परचेजिंग के लिए आ रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी होने लगता है हाईवे पे, तो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स वहाँ हो जाते हैं हाईवे के मूवमेंट को, सेफ मूवमेंट को। तो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। ये जो गाइडलाइन है बेसिकली इसलिए है कि हमें ट्रैफिक मूवमेंट की सेफ्टी को ध्यान रखना है, हाईवेज़ पे ट्रैफिक मूवमेंट, रोड की सेफ्टी को ध्यान रखना है, तो हमें सबको फॉलो करना है। लैपटॉप का मॉनिटर है वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है और लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए औरों के बीच में। और मैं इस पे और भी जो क्लैरिफिकेशन है, मेरे पास बहुत सारी जो क्वेरीज़ आ रही हैं, लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, मैं इनको ग्रेजुअली क्लियर करूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे वीडियो बनाऊंगा एक एक पॉइंट को और डिटेल में क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आप ज़रूर सेफ्टी के प्रावधानों का ध्यान रखें, बिकॉज आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सरकार के साथ साथ। थैंक यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो नया सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का फॉर द एक्सेस परमिशन, और पुराना सर्कुलर जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से रिपल कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडली देखें तो गाइडलाइन दोनों ही सेम है, बट नए वाले सर्कुलर में जो है इनको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है।
और थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है। तो चलिए, जो नया सर्कुलर है वो RW-NH-3302/01/2017 S&R ब्रैकेट में आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, राइट, 26 जून 2020 का है ये। नाउ इट सेज गाइडलाइन नॉर्म्स फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू फ्यूल स्टेशंस, वेसाइड एमिनिटीज, and if you want to connect road also to your private property or to your township, other properties, rest areas and other facilities. So मिनिस्ट्री, इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ने जो है समय समय पे अपनी गाइडलाइन को बताया है इनके लिए साइटिंग के लिए। जो पुरानी गाइडलाइन थी वो थी RW-NH-3302/19/2/3 डेटेड 24/7/2013, जिसके बेसिस पे हमें ये जो है परमिशन मिलती थी, और इसमें समय समय पर अमेंडमेंट किए गए टू मेंटेन द ट्रैफिक सेफ्टी एंड स्मूथ फ्लो ऑफ मूविंग ट्रैफिक इन ऑन द हाईवेज, राइट। अब इसमें कई सारी डिफिकल्टीज थी, इसके बाद जो है सरकार ने कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा और रिजॉल्व करे और थोड़ा सा और क्लियर करे, जिससे आम जनता को समझ में आए। तो दीज गाइडलाइंस शैल बी फॉलोड विदाउट एनी डिवाइशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो डिवाइशन विल बी अलाउड ऑनवर्ड्स, राइट। ऐसा लगता है इसको देख करके, गाइडलाइन हैज टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। और बाकी नीचे हम आते हैं, बाकी अंदर की उनकी कार्रवाई है, हम इस पे नीचे आते हैं। ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू वेसाइड एमिनिटीज फ्यूल स्टेशन, इसमें क्यों रिविजन की बात पड़ी? इसमें एक तो कहा गया है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनका ट्रैफिक हाईवे पे बहुत ज़्यादा है और बहुत वो कोशिश करते हैं कि उनका जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो, सेफ हो। सेम एफर्ट्स जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कर रही है। अब इन्होंने जो है दो भागों में बांट दिया है अपने जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं हाईवे के अलॉन्ग। पहला ये है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और रोड को जो है नेशनल हाईवे में डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे स्टेट हाईवे पे या एक MDR पे ये कोई एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया और नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। और सेकेंड, जहां पर अब नेशनल हाईवे है, नया एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है, तो उसको दो भागों में बांट दिया गया, राइट। सो डेवलपमेंट जितने भी नए नेशनल हाईवेज हैं, डिवाइडेड 4 लेन कैरेज वे हैं या उनसे अबव हैं, उसको जो है ये कंट्रोल्ड हाईवे मान के चलेंगे। एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे, इसका मतलब कि वहां पर एक्सेस नहीं दी जाएगी मेन कैरेज वे पे। wherever feasible, all greenfield 4-lane national highway project with the facility of closed tolling, where access and exit from national highway is allowed only at predetermined, तो ऐसे लोकेशन पे, predetermined लोकेशन पे ही आपको जो है ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी। गवर्नमेंट आपको रिफ्यूज कर सकती है, they cannot give you the permission to ensure seamless movement of traffic, जिससे कि ट्रैफिक का मूवमेंट जो है बिना किसी हिंड्रेंस के चले, रोड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और अपना यूजर जो है वो टोल पे करके अपने स्ट्रेच को यूज कर सके, उन्हें कोई हिंड्रेंस ना हो, दे कैन मूव वेरी फास्ट, जैसे एक्सप्रेसवेज पे होता है, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैव टू मेक प्रोविजन फॉर द सर्विस रोड। अगर कहीं पे आप ऐसा देते हैं तो इट विल बी थ्रू ओनली सर्विस रोड, जहां पर हमें जो है एंट्री और एग्जिट मिलेगी, मे बी थ्रू एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन लेन, ठीक है। और कहीं कहीं पे हो सकता है आउट ऑफ द राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे के अंदर ना दिया जाए, बाहर हो, आपको अपनी जमीन को एक्वायर करना पड़े। कुछ ऐसे हाईवेज हैं जो बिल्टअप एरिया के किनारे जाते हैं, जहां पर हमारे गांव हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इनहेबिटेड एरियाज होते हैं, वहां पर जो है इट मे नॉट बी पॉसिबल कि सर्विस रोड बनाई जाए इन द इनहेबिटेड एरिया, ओपन स्ट्रेचेस डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ROW। तो ये सब कंसिडरेशंस हैं। It is a duty of National NH Development Authority to ensure that it duly provides for our features, structure seamlessly assimilate and decelerate the traffic of all connect points। जहाँ पे भी points हैं वहाँ पे ट्रैफिक को decelerate किया जाए। और कहीं कहीं पे जो है डिफिकल्टीज आ रही है, जहाँ पे ऐसे हाईवेज है जहाँ पर एनक्रोचमेंट होता है, लोग राइट ऑफ वे को एनक्रोच करते हैं, तो वहाँ की डिफिकल्टीज को देखा जाए, जिससे कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। हाईवे जब भी ओपन हो जाता है तो रिबन डेवलपमेंट होता है। रिबन डेवलपमेंट का रोड के किनारे अराउंड के स्कूल बन गए, कॉलेजेस बन गए, आपने कई जगह देखा होगा, दुकानें बन गई, तो ये ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। वहां पर NH को जो है इसलिए 2 कैटेगरी में बांटा गया और वहां पर सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सो दैट के एक्सीडेंट्स ना हो, ब्लैक स्पॉट्स ना बने, राइट। रोड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना। तो इन्होंने जो है पहला किया है न्यू अर्बन और रूरल रोड कनेक्टिंग टू द हाईवे,
किसी को अगर अपनी रोड का कनेक्शन लेना है, सपोज करिए जैसे कोई डिपो बना रहा है, कोई टाउनशिप बना रहा है, तो इस वाले केस में न्यू रोड बी इन अर्बन रोड और अर्बन कनेक्टिविटी अकाउंट्स और हाई ट्रैफिक, यहाँ से हाई ट्रैफिक होगा तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट ना बने, इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी प्रोविजन अपार्टिनेंसेस हाईवे से कंसर्न है, जैसे कि सर्विस रोड, ओवरपास, अंडरपास, फ्लाईओवर, जंक्शन, इंटरचेंज फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ ट्रैफिक जनरेटेड from each such connecting artery in this road, sees this development after the development of highway। अगर ये आप हाईवे के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको सारे प्रोविजन करने पड़ेंगे सेफ्टी के जो इसमें मेंशन्ड है। अर्बन टाउनशिप बना रहे हैं, कहीं कॉलोनीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, पार्क्स है, स्टेट डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी आपको जो ए में प्रोविजन है वो आपको करने हैं। कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, हाईवे के किनारे हॉस्पिटल बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, कोई भी बनाए, द नेचर ऑफ दीज एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से भी ह्यूज फुटफॉल होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होने की संभावना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स है, नेशनल हाईवे, तो इसमें भी आपको जो ए में प्रोविजंस दिए गए हैं जिसकी हमने बात की थी आपको करने हैं, राइट। वे साइड एमिनिटीज, फूड स्टेशन, यहाँ हम आते हैं कि वे साइड जो एमिनिटीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, चार्जिंग स्टेशन हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए जब हाई ट्रैफिक है, वॉल्यूम है एंट्री एंड एग्जिट पे, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट ट्रैफिक आएगा, तो इन सब कैटेगरीज में हमें क्या क्या करना है बेसिकली यहाँ बताया गया है। स्मॉल रिटेल शॉप्स है, इंडिविजुअल हाउसेस हैं, यहाँ पर बहुत ही वेरी मॉडरेट ट्रैफिक जनरेट होगा, तो अकॉर्डिंगली इसको टैकल करना है। रिवाइज गाइडलाइन, तो ये रिवाइज गाइडलाइन जो है सरकार को जो है नेशनल द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 के इन सेक्शन के तहत जो है पावर दी गई है कि वो इस तरह की गाइडलाइन को रिवाइज कर सके, बना सकें, अमेंडमेंट ला सकें, साइन टू साइन और नोटिफाई कर दें, और गाइडलाइंस एज ऑन सब्जेक्ट इन सप्रेशन ऑफ गाइडलाइन, और पुरानी गाइड को सप्रेस कर ले, पुरानी गाइडलाइन का मतलब उसे रेपल कर दें। द पावर ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन टू एक्सेस अ नेशनल हाईवे रेस्ट विद द हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर, जो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास एक पावर होती है, ये द कंट्रोल ऑफ हाईवे नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट का प्रोविजन है, तो हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई करती है सरकार। जैसे अभी जो है नेशनल हाईवे पे जो है आरओ एनएचएआई को बना दिया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में उसमें आरओ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, राइट। तो ये सेक्शन 28 और 29 में होता है, और जो एक्सेस परमिशन जो रूल बनाने की पावर है सरकार को, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 28 है, इन द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो है जो जिस आदमी को जरूरत है नेशनल हाईवे पे सबमिट करने की, वो जो है किसी को भी अप्लाई कर सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अप्लाई कर सकता है। द हाईवे शैल सबमिट ए सेल्फ सर्टिफाइड प्रपोजल फॉर ऑब्टेनिंग एक्सेस परमिशन टू द कंसर्न अथॉरिटी टू whom such highway is interested। जो हाईवे पीडब्ल्यूडी के पास है उसमें जो है हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन के पास जमा करनी है, जो नेशनल हाईवे के अंडर में है, वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई को जमा करने हैं, और जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, अगर वहाँ करने तो इस तरीके से करने हैं, और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और जो ओनर होगा, जो एप्लीकेंट होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा ड्राइंग्स बनाने के लिए, लेआउट बनाने के लिए प्रपोज लोकेशन पे, जो भी इसमें डिटेलिंग करनी है उसी को करना है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रेस्ट, वो दैट शुड बी इन कंफर्मिटी विद द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड, जिस गाइडलाइन में जो भी नॉर्म्स दिए गए उसके हिसाब से होना चाहिए। और डीजल आउटलेट, सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन, बायोफ्यूल एक्सेट्रा, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। एंड ऑयल गैस कंपनीज एप्लीकेंट प्रॉपर्टी ओनर इफ सो रिक्वायर्ड, वो किसी भी आर्किटेक्ट को या कंसल्टेंट को एंगेज कर सकते हैं। पहले इम्पेनलमेंट आप खत्म कर दिया गया है, बट कोशिश ये करिए कि वो कंसल्टेंट एक्सपर्ट हो, बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपर्टीज जॉब। आप देख लीजिए जो एक्सपर्ट हो, जो आपको पूरा सपोर्ट कर सके, टेक्निकल पूरी नॉलेज हो, उसी को आप हायर करिए। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑयल कंपनी का, जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कहते हैं या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा करेक्टनेस के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, राइट। और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन, दोनों को आपको रिकॉर्ड में रखना है। इन केस द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेस इज नॉट कैरिड आउट, अगर वो नॉर्म से नहीं आपने बनाया है तो आपको फ्यूल स्टेशन आपका डी-एनर्जाइज कर सकती है, बंद कर सकती है, और एक्सेस को जो है आपकी डिस्कनेक्ट कर सकती है, सामने की रोड को काट सकती है।
हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कोई भी कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर है, ऑथराइज्ड है, वो आपकी जो लीज है या लाइसेंस है उसको टर्मिनेट कर सकता है, एज द केस में बी। हाउएवर बिफोर एनी सच एक्शन, एक आपको जो है कंसर्न पर्सन को, जो भी अथॉराइज्ड होगा, उसको वायलेशन जो भी आप कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस जो भी कर रहे हैं, उसको मेंशन करते हुए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक नोटिस दिया जाएगा 60 डेज का, और उसको जो है कोशिश करनी होगी कि रेक्टिफिकेशन कर दे 60 डेज में। और जो है हाउएवर द एक्सेस शैल रिमेन, उस ड्यूरेशन में उसकी एक्सेस बंद रहेगी, क्योंकि वायलेशन हो रहा है, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इन केस वो पर्सन जो है एंटिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जो नोटिस इशू हुआ है हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन से, द एक्सेस परमिशन में भी विड्रॉन, एक्सेस परमिशन विड्रॉन हो सकती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 डेज विदाउट एनी फर्दर नोटिस, मतलब कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा। आप ये इंतजार ना करिए, एक बार नोटिस दे दिया तो अगेन आपको रिमाइंड कराएंगे और आपकी एक्सेस परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। जो भी एक्शन उनको फिट लगता है हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर को, वो लिया जाएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो फर्दर एडिशन है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी वो जो है इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप परमिशन ग्रांट कर लीजिए, बिकॉज जो पेट्रोल पंप होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की परमिशन के बिना नहीं चल सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि वायलेशन ना करें। और अगर आप री ग्रांट के लिए दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपको वही पेनल्टी और लाइसेंस फी, प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी दोबारा, अगर आपने 60 डेज वाला नॉर्म्स पूरा नहीं किया और आप उसको वायलेट करते हैं, और आपकी जो है सस्पेंड हो जाती है। आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, जो उसमें प्रिस्क्राइब फी है, एप्लीकेशन फी है प्रोविजनल परमिशन के लिए, आपको जो है एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड इन ऑनलाइन सिस्टम। ऑफिस आप ऑनलाइन सबमिशन को जोड़ दिया गया है, ऑनलाइन सबमिशन ही होगा। द एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड इन द ऑनलाइन सिस्टम ओनली, मतलब ऑनलाइन सिस्टम ही चलेगा। सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स को सबमिट करना होगा, आपको उस अथॉरिटी को सबमिट करना होगा जिसके अंडर में हाईवे है। जैसे नेशनल हाईवे के लिए पीडी को करना होगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, NHAI के पास है। जनरल मैनेजर करना होगा आपको नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जो हाईवेज हैं, और जो हाईवेज PWD के पास हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ नेशनल हाईवे विंग जो है NHAI की, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इसमें जो है लिस्ट सबमिट की गई है, एनेक्सर 1 टू अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स 1 फॉर फ्यूल स्टेशन, वे साइड एमिनिटीज अलॉन्ग द नेशनल हाईवे, और जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए जो है एनेक्चर 2 टू अपेंडिक्स 2 में जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड पे जो एप्लीकेशन रिसीव हो सकती है, जो प्रपोजिंग अथॉरिटी है, अगर वो पीडी के जमा हुई तो वो पीडी प्रपोजिंग अथॉरिटी है, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जमा हुई तो वो प्रपोजिंग अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा थॉरोली। एंड अगर उनको फर्स्ट हैंड ठीक लगता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपसे जो है वो मांग सकता है 30 डेज आफ्टर रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये उसका टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर कर दिया गया है, तो टाइम बाउंड प्रोसेस कर दिया। इनफैक्ट पहले भी था जो कभी फॉलो नहीं होता था। 2.5.2 में जो ऑफिसर कंसर्न होगा प्रपोजिंग अथॉरिटी का, और डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा, और उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है अगर जरूरत होगी तो वो जाकर के साइट को विजिट करेगा और सुटेबिलिटी देखेगा, फोटोग्राफ्स लेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, और रिकमेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ऑनलाइन ही करेगा, सेम ऑनलाइन टू द हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड रीजनल ऑफिसर ऑफ नेशनल हाईवे, डिपेंडिंग अपॉन कि हाईवे किसके पास है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द केस ऑफ नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इन ए मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज में उनको कर देना है। हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन में सीक कमेंट्स फॉर द प्रपोज अथॉरिटी विद इन 15 डेज। जो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन है वो 15 डेज के अंदर जो है, जो रिकमेंडिंग अथॉरिटी है उनसे कुछ भी जो कमेंट्स हैं प्रपोजिंग अथॉरिटी से उनसे मांग करता है, और वो 15 डेज जो होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन पर उनको देना पड़ेगा। हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन शेल इशू प्रोविजनल परमिशन और रिजेक्ट। उसके बाद जब वहां से कमेंट का जवाब आ जाएगा, जो क्वेरी हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रपोजर से जो मांगी है, तो विद इन 15 डेज जो है ये राइट होगा हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, चाहे वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एंटायर प्रोसेस शैल बी ऑनलाइन, इट शैल बी कंप्लीटेड एक्सक्लूडिंग टाइमलाइन फॉर सबमिशन, क्लैरिफिकेशन, रिस्पॉन्स टू अथॉरिटी कमेंट्स विद इन 55 डेज इन एनी केस। अगर कोई कमेंट नहीं मांगा गया तो ये 45 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। 15 डेज के अंदर जो है आरओ जो है, चाहे वो आरओ एनएच है चाहे वो आरओ एमओआर टीएच है, इनको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट 30 डेज में जो है प्रपोजल पीडी को भेजना है आरओ को,
और आरओ को अगर कोई क्वेरी है तो 15 डेज के लिए वो भेज सकता है, और विद इन 15 डेज जो है जो प्रपोजिंग अथॉरिटी वो उसको वापस करेगी, और फिर आरओ डिसाइड करेगा इसे करना नहीं करना। आरओ जो भी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर है हाईवे, और 15 डेज के अंदर ये सारी क्वेरी होने के बाद करना पड़ेगा। 45 डेज में पूरा प्रोसेस दिया गया है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता तो, अगर क्लैरिफिकेशन है तो उसके 15 + 15 30 डेज और जुड़ जाते हैं, राइट। और इसमें जो है बेसिकली प्रोसेस को टाइम बाउंड करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवे, जनरल मैनेजर, ये मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये प्रपोजिंग अथॉरिटी है, रीजनल ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री अगर पीडब्ल्यूडी के पास है तो आरओ मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, वो इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देने के लिए। और एनएचएआई के केस में जो है डायरेक्टर ऑफ एनएचएआईसीएल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो आरओ जो है एनएचएआई के, आरओ मिनिस्ट्री ये हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एनएचआईसीएल के हैं वो इसके लिए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये प्रपोजिंग अथॉरिटी और ये अप्रूवल अथॉरिटी, तो ये 2 लेयर में अब अप्रूवल होगा, राइट। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इनकी सबकी, दोनों की? ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सेस परमिशन, यानी कि इनको राइट देने की, प्रपोजिंग की इनको पावर है जो ऊपर मेंशन है, और इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देने के लिए। डिफेंस के प्रोजेक्ट के लिए जो है ये दिया गया है कि ग्रांट कौन दे सकता है, चेयरमैन एनएचएआई दे सकता है, या डीजी दे सकते हैं आरडी के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आएगी, या एमडी एनएचआई डीसीएल के दे सकते हैं, ऐसा केस में भी अगर कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑयल गैस कंपनी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्ट डेवलप द फ्यूल स्टेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी एज पर ड्राइंग, उसको 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल परमिशन टू एक्सेस। और जब कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा पूरा तो आप अप्रूव ड्राइंग के साथ आप जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फाइनल परमिशन के लिए, एक्सेस के लिए। और हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है 7 दिन के अंदर जो है इसको जो है कमेंट्स लेने होंगे अगर प्रपोजिंग अथॉरिटी से अगर कुछ लेने हैं कंप्लीशन के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेल आउटलेट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये फील्ड ऑफिसर शेल फॉरवर्ड, अगर अपने कमेंट जब फॉरवर्ड कर देंगे हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर को 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट से सच कम्युनिकेशन फाइनल अप्रूवल विल बी ग्रांटेड। सो इसमें जो है फाइनल अप्रूवल विद इन 15 डेज यहाँ भी देना पड़ेगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। ऑन रिसीव ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द प्रपोजिंग अथॉरिटी कंफर्मिंग द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन, उनको कमेंट देने होंगे। तो यहाँ पूरा प्रोसेस उन्होंने दिया है कि कैसे क्या करना है, राइट। तो जो 1 साल की जो आपको परमिशन दी गई है, 1 साल का आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है, जो कि पहले भी था, अगर आप उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देते हैं कि आपको क्यों चाहिए टाइम एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका बहुत आप लोग को ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर ही अपना जो है फैसिलिटीज को, हाईवे फैसिलिटीज को, चाहे वो पंप हो चाहे प्रॉपर्टी बना लीजिए। हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट, ये यहाँ पे ये कहता है कि हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर होगी, वो कभी भी जाके विजिट कर ले, देख ले, इवन आफ्टर साइनिंग ऑफ लाइसेंस डीड, और आपकी जो है ड्राइंग भी अगर साइन हो गई है, और अगर कोई डिवाइशन पाया जाता है तो 60 डेज में उसे ठीक करिए, नहीं तो पंप को डीएनर्जाइज कर दिया जाएगा। हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किनको कब परमिशन मिली हाईवे फैसिलिटी को, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ऑन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्रूवल वाज अर्लियर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर कहीं पे एग्जिस्टिंग है जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, राइट, एंड द फैसिलिटीज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रोड बिफोर, और वो फैसिलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, नेशनल हाईवे बाद में डिक्लेयर हुई थी। एक्सेस परमिशन में भी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट हाईवे अथॉरिटी, जो भी कंसर्न हाईवे अथॉरिटी है, ऊपर मैंने आपको बताया। आपको सिंपल प्रोसेसिंग फीस जमा करनी है, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि आपको उनके नॉर्म्स पूरे करने होंगे सेफ्टी के लिए। आपको एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन बनाने पड़ सकते हैं, ओनली इन रूरल एरिया लिखा हुआ। फॉर गेटिंग एक्सेस टू द प्रपोज आउटलेट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, अब जो राइट ऑफ है की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपकी पहले फैसिलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और आपने बाद में बनाया, राइट। अगर यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी, कहीं पे कैपेसिटी एगमेंटेशन का हाईवे का चल रहा है, वाइडनिंग चल रही है, newly declared highway है, the applicant shall require to submit fresh proposal meeting the requirement keeping in view the proposed improvement। तो आपको जैसे कि डीपीआर है तो आपको डीपीआर के हिसाब से अपना प्रपोजल सबमिट करना होगा, ऐसा नहीं कि आप एग्जिस्टिंग के हिसाब से कर दीजिए, यहाँ बता रहे हैं। और आते हैं फीस पे, लाइसेंस फी, प्रोसेसिंग फीस एंड पेनल्टी। तो नॉन रिफंडेबल जो फीस थी 10,000 रुपए पहले भी है, वेस्ट एमिनिटीज एंड फ्यूल स्टेशन को एक कैटेगरी में कर दिया गया। ग्रांट ऑफ प्रोविजनल अप्रूवल परमिशन सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर में पाई जाती है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो 20,000 ये भी नॉन रिफंडेबल है। ऊपर भी ये भी था नॉन रिफंडेबल फीस थी और ये भी नॉन रिफंडेबल है।
अब हम आते हैं द प्रोविजनल अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसके ऊपर की बात की थी 1 साल के लिए मिलेगा। और आप जो है इसको कमर्शियलाइज नहीं करेंगे कि अपने जो सेटअप को है आप इसे जो, अगर आपका पेट्रोल पंप है तो आप इसे जो है कमीशन नहीं करेंगे अंटिल आपकी फाइनल एक्सेस परमिशन आ जाए। तो यहाँ तक की बात खत्म हुई। थर्ड में बैंक गारंटी है और आपको बैंक गारंटी जमा करनी पड़ेगी। और जब अगर आप सक्सेसफुली नॉर्म्स के हिसाब से बना लेते हैं तो आपकी बैंक गारंटी जो है जो आप सबमिट करेंगे तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगी। आपको इस स्टेज के बाद आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। बीजी इसलिए ले रहे हैं कि एक सिक्योरिटी बनी रहे कि आप जो है एज पर ड्राइंग और एज पर प्रॉपर तरीके से करेंगे। और बीजी जो है हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होगी। जैसे आपको फाइनल अप्रूवल मिल गया, रेगुलर एक्सेस परमिशन मिल गई, तो पहले प्रोविजनल मिली फिर आपको रेगुलर मिली, 30 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली उनकी जिम्मेदारी है आपको जो ऐसे रिलीज करना होगा। अगर एक्सेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करी आपने 1 साल में और प्लस 1 साल के एक्सटेंशन में, तो हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपकी जो बीजी है उसको इन्वोक कर सकता है, यानी कि जब्त कर सकता है। तो जैसा पहले ऊपर कहा गया था कि 1 साल का टाइम, 1 साल का एक्सटेंशन, इसीलिए बीजी को 3 साल के लिए लिया जा रहा है कि उनके पास पूरी पावर रहे कि बीजी को कर लें। लेकिन अगर किसी ने पहले ही कमीशन कर लिया और रेगुलर एक्सेस परमिशन ले ली तो 30 डेज के अंदर उसकी बीजी जो है तो वैलिड 3 साल के लिए रहेगी, बट बीजी कैन बी रिलीज्ड अर्लियर आल्सो ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन। वन टाइम लाइसेंस फी आप फ्यूल स्टेशन पर वेस्ट एंड पे लेते हैं तो 2,50,000 आपको एक साथ में देनी है। ये बेस ईयर जो है 2020 का है, जो कि 5% बढ़ेगी, हम आगे देखेंगे। तो एक्सेस परमिशन अब 15 साल के लिए दी जा रही है, राइट। आफ्टर 15 साल के बाद रिन्यूअल पे होगी, उस समय केवल प्रोसेसिंग फीस लगेगी, सब्जेक्टेड टू कि आप नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं। और जो पंप ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जाइज कर लिया है पहले से और कंप्लीशन नहीं कराया है, जिन्होंने एनएच की परमिशन नहीं ली, उनको 2.5 लाख रुपए जो है ये पेनल्टी में देनी है, जो कि पहले 25 लाख थी। बहुत प्रयास किया जा रहा था कि इसे कम करा दिया जाए, बिकॉज बहुत से लोग सामने नहीं आ रहे थे पेट्रोल पंप वाले कि वो कंपाउंडिंग करा ले। तो यहाँ पे प्रोविजन खोल दिया गया है 2.5 लाख अगर आप दे देते हैं तो आप जो है इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको अपने नॉर्म्स पूरे करने होंगे, राइट। और एक्सेस परमिशन तभी मिलेगी यहाँ पे जब आप लाइसेंस फी कर देंगे, प्रोसेसिंग फीस कर देंगे और पेनल्टी दे देंगे, यानी कि जो तीनों कंडीशन आप पूरी कर देंगे 10,000 रुपए, राइट। आपको 2.5 लाख रुपए लाइसेंस फी और आपको ये देना है, यानी कि 5 लाख ये प्लस 10,000 ये, इसके हिसाब से इसको देखने से ही लगता है, राइट। प्रोविजनल एनओसी आप नहीं ले रहे हैं, फाइनल ले रहे हैं, तो इसलिए वो चीज इसमें नहीं जोड़ेंगे। इन फ्यूल स्टेशन वेस्ट एंड एग्जिस्टिंग ऑन ए रोड डेवलप अर्लियर बट इट हैज बीन नोटिफाइड, जहां पर फैसिलिटीज पहले से थी वहां पे 10,000 प्रोसेसिंग फीस लगी है। रिक्विजिट परमिशन डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड ओनली फॉर द 10,000 रुपए लेकर के आपको जमा करना होगा, जैसे पूरा ऊपर लिखा था। और कंडीशन ये है कि आपके सारे नॉर्म्स जो हैं पूरे होने चाहिए, इस तरीके से करना है। और अगर डिफिशियंसी कहीं पाई जाती है तो ओनर हैज टू मॉडिफाई। अगर कहीं डिफिशियंसी मिलती है तो एक्सेस फैसिलिटी कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर जो है आपको जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को पूरे करना है, उसको प्रयास करना है कि आप मीट करें। इन केस फ्यूल स्टेशन वेट्स एंड एमिनिटीज प्रॉपर्ली एग्जिस्टिंग ऑन ए रोड डेवलप, अगर ये तो हो गई पहले कंडीशन कि वहाँ पर जो आपकी फैसिलिटी पहले, यहाँ पर बाद में अगर आती है मतलब हाईवे बना है और आपने अप्लाई किया है परमिशन के लिए, वे साइड के लिए है, पेट्रोल पंप के लिए, तो यहाँ पर 10,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 टू 50,000 प्लस 2,50,000 रुपये पेनल्टी है, राइट। अगर आपने जो है इसको कोई वायलेशन किया है तो उसके लिए आपको इसको भरना पड़ेगा, राइट। और बाय विच हैज बीन न्यूली नोटिफाइड एज अ नेशनल हाईवे विदाउट एनी एक्सेस परमिशन, आपने उसे जो कमीशन कर लिया है, तो ये एक समरी जो ऊपर बताया गया था समरी दे दी गई है, 2,50,000, 2,50,000, 20,000 और 10,000, राइट। आपको फैसिलिटी को जो है पूरा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, रिक्विजिट नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। रिन्यूअल जो है दोनों केस में 15 साल के बाद आपको 10,000 प्रोसेसिंग फीस देनी है। और यानी अगर वायलेशन है ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड आपकी जो है रेक्टिफाई करना है, उसे इस तरीके से करना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन फ्यूल स्टेशन, तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनके लिए नील है। और ये इसमें जो है कंडीशंस आप इसको देख लीजिए कि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगी, सर्विस रोड से आए या जिस तरीके से भी आए, एक्सेलेशन डीएक्सेलेशन लेन के आए। बैंक गारंटी टुवर्ड सक्सेसफुल कंडीशन ऑफ एक्सेस 2.5 लाख रुपए कोई यहाँ पे जो है यहाँ नील कर दिया गया है। और ये ओपन स्ट्रेचेस इन रूरल और अर्बन दोनों में एप्लीकेबल होता है। बैंक गारंटी 2.5 लाख की है जो कि 3 साल के लिए रहेगी। हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर जो है बीजी उनके नाम से रहेगी और 30 दिन के अंदर अगर आपको रेगुलर एक्सेस परमिशन मिल जाती है
तो ये आपकी बीजी ऑटोमेटिकली जो उनकी जिम्मेदारी रिलीज करना, अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक गारंटी इन्वोक कर सकते हैं, मतलब उसको जो है जब्त कर सकते हैं। कोई आप कॉलोनी बना रहे हैं तो 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 20,000 प्रोविजनल प्लस 2.5 लाख रुपये लाइसेंस फी, और इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए यही फीस लगेगी। और यहाँ पर आपको जो है देखना है कि किस तरीके से आपको एक्सेस मिलेगी, सर्विस रोड से मिलेगी, एडी लेन से मिलेगी, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। राइट, फ्लाईओवर बनाना है, जंक्शन बनाना है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, यूपी बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, ये आपको इसमें करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, स्टेट्स हैं, तो उनके केस में ये हमारी फीस लगेगी यहाँ पे। और आपको जो है फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट की 100% कास्ट लगेगी यहाँ पर, और 2,50,000 लाइसेंस फीस लगेगी। तो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। नॉर्मली सबको जो है 10,000 प्लस 20,000 प्रोविजनल की और प्लस 2,50,000 तो सबको देने ही देने हैं। अंटिल कोई वायलेशन है तो आपको जो है उसमें 2.5 लाख रुपए जो है कम वो भी देने हैं आपको, कम पेनल्टी भी देनी है। राइट, द लाइसेंस फी एंड पेनल्टी एज मेंशन्ड वो शैल बी एप्लीकेबल। ये जो है बेस ईयर 2020 का है। पेनल्टी भी इसका मतलब बढ़ती जाएगी 10%, लाइसेंस फीस भी बढ़ती जाएगी। वो जो 10,000 रुपीज़ है प्रोसेसिंग फीस और 20,000 रुपीज़ जो प्रोविजनल एनओसी के लिए है वो फिक्स रहेगी, बाकी सब 5% बढ़ा जाएगा। राइट, इसमें ये दिख रहा है। और कैलेंडर ईयर चलेगा जैसे पहले चलता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रोड एप्लीकेंट को करनी है विद इन ROW ऑफ NH। यहाँ आपको जो है ये पैसा PD को जमा भी करा सकते हैं और अपनी जो एजेंसी से करा सकते हैं, बट आपको नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। आपको अगर अपनी ड्राइंग में कोई रेगुलर अंडरपास या फ्लाईओवर जंक्शन इंटरचेंज अगर आपने दिखाया है तो आप उससे खुद कर सकते हैं। और एज पर स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो नेशनल हाईवे के होते हैं या जो उनकी ड्राइंग्स होती हैं उनके जो आपको स्पेसिफिकेशन है फॉलो करने हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। राइट, ये आप नो डिपार्टमेंटल चार्ज विल बी लेवीड बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आवर सुपरविजन। अगर कोई उनको सुपरविजन करना पड़ता है तो उसके चार्ज वो ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटा कि आपको ये सब प्रोविजंस करने पड़ेंगे। अगर नॉर्म्स मीट नहीं करते हैं तो उनको मीट कराने के लिए आपको सब प्रोविजंस करने पड़ सकते हैं, जिसकी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और ओनर मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल स्टेशन नॉट बाउंड टू गेट एक्सेलरेशन इंक्लूडिंग जो भी एक्सेलरेशन लेन है या जो भी एंसिलरी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी कोई जरूरी नहीं है, आप बाउंड नहीं है कि आप NHAI से कराइए, NHAI DCL से कराइए या कंसर्न PWD से कराइए। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, बट आपको जो उनके स्पेसिफिकेशन फॉलो करने हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। द एक्सेस रोड एक्सेलरेशन कंस्ट्रक्टेड, आपको जो है ये कंस्ट्रक्टेड विद इन ROW की, जो वहाँ पर ROW नेशनल हाईवे का है, आपको वहीं पे करना है। इनको जो एक्सेलरेशन है, जो आपको सर्विस रोड वगैरह बनानी है, इन केस वहाँ पे एडुकेट ROW नहीं है तो आपको जो एडिशनल लैंड है वो उस फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, जो बना रहा है, उसको अपने लिए खुद जो है उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और आपको जो एक्सेस इनग्रेस जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर क्लस्टर हैं, सर्विस रोड है, तो वो भी आपको जो है डेवलप करनी पड़ेगी। अगर कोई नया आता है तो उसको जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा सर्विस रोड को, अगर कोई पहले से फैसिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है और क्लस्टरिंग का केस बनता है। राइट, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रपोजल BOT HAM कंसेशंस के लिए इन केस ऑफ एक्सेस परमिशन अप्रूवल द स्टेट नेशनल हाईवे विच आर अंडर BOT HAM और OMT और TOT है, तो कंसेशन एग्रीमेंट है, उनको भी जो है कंसल्ट किया जाएगा और प्रपोजल जो है उनसे उनकी राय मांगी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही रिसीव होगी तो द प्रपोजल प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होगा वो उनको फॉरवर्ड करेगा सॉफ्ट कॉपीज में, जो BOT जो ये तीन जो इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंड कंसेशनरी जो होगा एंड द IE इंजीनियरिंग ऑफिसर होगा, अपने कमेंट्स 15 दिन के अंदर उनको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ एक्सेस कंट्रोल हाईवे द गाइडलाइंस फॉर एक्सेस परमिशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। राइट, तो ये जो हमारे एक्सेस कंट्रोल हाईवेज उनके लिए यहाँ गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस में कोई एक्सेस परमिशन नहीं दी जाएगी। जो पॉइंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिटरमाइंड है, वहीं पर आपको परमिशन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दैट द डिजाइन ऑफ एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल हाईवे विद प्रॉपर एक्सेस सर्विस रोड के हिसाब से हो। नॉर्म्स स्टिपुलेटेड नॉर्म्स जो है अपेंडिक्स 1 में जैसे दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो हम क्विकली आ जाते हैं। फ्यूल स्टेशन क्या है इसको एक्सप्लेन किया है अपेंडिक्स 1 में, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। व्हेन द क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री इज मोर देन 25%, अगर ऐसा होता है 25% का क्रॉस स्लोप है तो टेरेन को जो है हिली टेरेन कैसे करेंगे, माउंटेनियस टेरेन कैसे करेंगे, यहाँ डिफाइन किया गया है। नेशनल हाईवे जहाँ पास करती है एक टाउन से जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 वहाँ ज़्यादा है, सेंसस 2011 का अप्लाई करेगा, उसे अर्बन स्ट्रेच कैटेगराइज कर सकते हैं या करना है उसे, शैल बी डन।
पहले जो है ये दो कैटेगरी थी, एक पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख थी और 1 लाख से ऊपर थी। अब उसको सिंपली 20,000 से ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट बन जाते हैं और वहाँ पर जो है बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। तो यहाँ आप इसको समझ लीजिए। कहीं पे सर्विस रोड या स्लिप रोड एग्जिस्ट कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरेन, कैसी भी टेरेन सो नो नॉर्म शैल बी एप्लीकेबल इफ टेल आउटलेट इज प्रपोज्ड ऑन एग्जिस्टिंग सर्विस रोड स्लिप रोड। हाउएवर आपको जो है ये परमिशन जो है, आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी, आपको अपने ड्रेनेज और अदर प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो है आपको एंट्री और एग्जिट जो है सर्विस और स्लिप रोड की वहां परमिशन नहीं मिलेगी, बीच में कहीं मिलेगी, कोई नॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आपको प्रपोजल जमा करना पड़ेगा, आपको सारे प्रोविजंस करने पड़ेंगे, आपको जो है ड्रेनेज फैसिलिटी, प्लॉट साइज के नॉर्म सारे मीट करने पड़ेंगे। अब हम आगे आते हैं। रूरल अगर हाईवे पे है तो बहुत सिंपल कर दिया गया, एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन लेन वही 100 मीटर एंड 70 मीटर की, राइट। तो कंस्ट्रक्ट 100 मीटर का एक्सीलरेशन लेन एंड 70 मीटर का डीएक्सीलरेशन लेन आपको बनाना है, यानी कि गाड़ी जहां से घुसती है 70 मीटर, जहां से निकलती है 100 मीटर। कोई भी इंटरसेक्शन 300 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये रूरल की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे पॉपुलेशन 20,000 से कम है उस टाउन की, राइट। तो किसी तरह की रोड मीडियन गैप 300 मीटर, बहुत सिंपल कर दिया गया। बैरियर जो है, कोई भी चेक बैरियर जो है या रेलवे क्रॉसिंग 1 किलोमीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो आरओबी है, रेलवे रोड ओवर ब्रिज है, वहां पर 200 मीटर के अंदर रैंप की जो है प्लॉट बाउंड्री जो आपकी फैसिलिटीज है वो 200 मीटर के अंदर नहीं आनी चाहिए। और जो ग्रेड सेपरेटर हैं, जो फ्लाईओवर हैं, उनकी जो है आपकी 300 मीटर के अंदर जो है उनकी अप्रोच, स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है आरओबी में, ग्रेड सेपरेटर में और फ्लाईओवर में। हर पीआईओ वाले अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तो एक अच्छा टेक्निकल कंसल्टेंट रखिए जो इन सब चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्यूल स्टेशन अनडिवाइडेड है तो 300 मीटर, डिवाइडेड है तो 100 मीटर, राइट, इंक्लूडिंग एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन लेन। एंड टू एंड डिस्टेंस की बात हो रही है। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा जहां पर आप कॉमन सर्विस रोड से ले रहे हैं। अब कॉमन सर्विस रोड की विड्थ भी 7 मीटर कर दी गई है। पहले जो है वो 5.5 और 7 मीटर होती थी, अब 7 मीटर कर दी गई इसमें हर जगह। ये नई गाइडलाइन में प्रोविजन कर दिया गया। अगर कोई पहले से पेट्रोल पंप बना हुआ है और एंट्री एग्जिट पे बहुत ज़्यादा फ्यूल स्टेशन है प्रोवाइडेड, अगर वो सर्विस रोड पे आते हैं तो 7 मीटर वाइड की सर्विस रोड की सफिशिएंट लेंथ की बनानी पड़ेगी। और जो एडिशनल लेंथ होगी वो जो लेटर, जो बाद में पेट्रोल पंप वाला होगा, ओनर होगा या कंपनी होगा जो परमिशन ले रही होगी, उससे बनानी पड़ेगी। इसका बहुत ध्यान रखना जो बाद का एप्लीकेंट होगा। 7 मीटर की सर्विस रोड क्लस्टरिंग के केस में। एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन और एक्सीलरेशंस जो हैं वो डिस्पेंस किए जा सकते हैं। ये अर्बन एरिया की बात हो रही, माउंटेनियस में मतलब प्रोविजन किया जा सकता है अगर पॉसिबल होगा। किसी भी कैटेगरी की रोड का 100 मीटर के अंदर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए अर्बन एरिया में और माउंटेनियस रीजन में। सेम विद द मीडियन गैप, अगर डिवाइडेड है तो 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। चेक बैरियर, टोल प्लाजा 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। आरओबी जो हमारा आया था, रोड ओवर ब्रिज की बात हो रही थी, 200 मीटर के अंदर उसका रैंप स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ग्रेड सेपरेटर और फ्लाईओवर 300 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्यूल स्टेशन फॉर बोथ डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड, पहले जो है ये 1 किलोमीटर होता था फॉर डिवाइडेड, और अनडिवाइडेड के लिए 300 मीटर होता था, अब इसे 300 मीटर कर दिया गया। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन लेन। हाउएवर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर एक्सेस और इग्रेस सच फ्यूल स्टेशन की कॉमन सर्विस रोड से ली जा रही है, तो इसकी ये हमारा जो 300 मीटर का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। क्लस्टरिंग का केस बन जाएगा और आपको जो है एक्सेस जो है एक सर्विस रोड बना करके लेनी पड़ेगी, राइट। Access to fuel station at closer proximity than 300 meter may be allowed for the entry exit of both fuel station are provided to the service road। आप इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 7 मीटर की सर्विस रोड के बाद आपको एग्जिट और एंट्री दोनों बनानी पड़ेगी। हैविंग सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए सर्विस रोड की। एडिशनल लेंथ जो सर्विस रोड की है वो बनानी है, जो बाद का पेट्रोल पंप वाला अप्लाई कर रहा है उसे जो है ये बनानी पड़ेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिएगा, जितनी भी डायमेंशन है वो बाउंड्री या फ्यूल स्टेशन से मेजर होंगी, आपकी अप्रोच से नहीं होगी। समहाउ ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा, जबकि मुझे लगता है एंट्री एग्जिट्स होनी चाहिए, बट ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन तो आ गया। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे इसे। और इन केस द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ रोड पेव्ड कैरेज वे, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड, द रोड्स मींस पेव्ड कैरेज वे। जिन इंटरसेक्शन की रोड की बात करता है यहाँ ये कहता है मींस पेव्ड कैरेज वे होना चाहिए, बिटुमिनस होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, इंटरलॉकिंग होना चाहिए, कंक्रीट ब्लॉक का हो सकता है,
3 मीटर विड्थ का हो और जिसकी लेंथ मिनिमम 300 मीटर हो एंड अबव इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ रोड। अगर ऐसा है तभी वो रोड का इंटरसेक्शन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा गाइडलाइन के हिसाब से। पहले जो है पगडंडी को भी लोग जो है एक ऑब्जेक्शन लगा देते थे, गाइडलाइन में क्लियरिटी नहीं थी जबकि उन पर कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं होता था। तो यहाँ बहुत क्लियरिटी, इस पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन केस द डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड, जो इंटरसेक्शन हमने ऊपर देखा यहाँ पर और यहाँ हमने ऊपर देखा है इंटरसेक्शन यहाँ पे देखा, राइट, जो 300 मीटर है रूरल एरिया में और अर्बन और माउंटेनियस रीजन में 100 मीटर का है, उसको डिफाइन कर रहा है। इन केस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड मींस पेव्ड कैरेजवे बिटुमिनस कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक ऑफ 3 मीटर विड्थ एंड हैविंग लेंथ ऑफ मिनिमम 300 मीटर एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ रोड। इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। The minimum distance between two free station on both side of highway is applicable। जब अनडिवाइडेड होगा तो दोनों तरफ का आमने सामने के जो भी आपके इंटरसेक्शन होंगे वो सारे अप्लाई होंगे और आपका फ्यूल स्टेशन डिवाइड होगा। डिवाइडेड में मीडियन में अगर कोई गैप नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शन अपोजिट साइड में एप्लीकेबल नहीं होगा, या ये बात कर रहा है, राइट। एक्सेस टू फ्यूल स्टेशन क्लोजर पर जो पेट्रोल पंप नज़दीक आ रहे हैं, जो 300 मीटर के अंदर आ रहे हैं, या जो पहले भी नाम था, तो क्लस्टरिंग के केस में आपको सर्विस रोड के थ्रू जो है सफिशिएंट लेंथ की लेंथ, एडिशनल लेंथ आप अगर बनाते हैं सर्विस रोड की तो आपको जो है उसकी परमिशन दी जा सकती है। जो बाद में कंपनी अप्लाई करेगी या पेट्रोल पंप लगा रहा होगा सेकंड पर्सन, उसको जो है फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और जो डिस्टेंस बिटवीन फ्यूल स्टेशन एंड द स्ट्रक्चरल बैरियर, टोल प्लाजा, रेलवे लेवल क्रॉसिंग है, चेक बैरियर अगर कोई है, चेक बैरियर का ये भी हो सकता है जहाँ पर हमारे जो खदानों वाले बैरियर होते हैं या जो हमारे इनके भी बैरियर होते हैं कहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो भी इसमें आते हैं। और ये रिवर क्रॉसिंग्स वगैरह तो है जहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है, रोक लिया जाता है। चेक बैरियर मींस जहाँ ट्रैफिक चेक हो जाता है, राइट। शेल नॉट अप्लाई टू सच बैरियर और लोकेट, अगर ये बैरियर सर्विस रोड पे हैं और सेपरेटेड है मेन कैरेजवे से तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। द गैप इन द सेंट्रल मीडियन शेल बी ट्रैफिक ट्रीटेड एज इंटरसेक्शन, पर सेंट्रल मीडियन है कोई तो वो जो है इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है साइटिंग की कंडीशंस है कि आपको जो है वहाँ पर क्या क्या देना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, रिपेयरिंग की शॉप देनी पड़ेंगी अगर आप वेस्ट एमिनिटीज़ बना रहे हैं, और आपको जो है उसको पूरा प्लान करना पड़ेगा अगर आप एक हाईवे के साथ एमिनिटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं। और आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूल स्टेशन जो फ्यूचर इम्प्रूवमेंट है हाईवे का, जो इंटरसेक्शंस हैं, जंक्शंस हैं, उनको इंटरफियर ना करे, उनको प्रॉब्लम ना करे, बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। जहाँ पर फ्यूल स्टेशन वुड बी लोकेटेड, जहाँ पर हाईवे का अलाइनमेंट प्रोफाइल फेवरेबल होगा वहीं लोकेटेड होंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कर्व है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप है, कहीं रैंप आ रहा है, शार्प करवा रहे हैं, वहाँ पर जो है परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर डार्क पॉइंट मिलेगा। पहले भी प्रोविजंस थे, ट्रैफिक सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइड डिस्टेंस की भी बात करता है कि साइड डिस्टेंस भी प्रॉपर होना चाहिए लेवल डिफरेंस होने की वजह से, और सेफ ट्रैफिक ऑपरेशंस के डिस्टेंस होने चाहिए। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फंक्शनिंग ऑफ हाईवे, साइन, सिग्नल्स, लाइटिंग इन डिवाइसेस को अफेक्ट ना करे बैडली। ऐसा ना हो कि वो अफेक्ट कर रही है तो वहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी। अगर कोई क्लोज प्रोक्सिमिटी में हाईवे बनाने हैं तो उनको ग्रुप करना है, 7 मीटर की सर्विस रोड के हिसाब से देना पड़ेगा, और वो हाईवे से कनेक्ट होंगे एक्सीलरेशन और रीएक्सीलरेशन लेन के लिए। जो भी कोई एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप वाला अगर इस पर ऑब्जेक्शन करता है तो उसको नहीं माना जाएगा, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो जो बाद में पेट्रोल पंप लगा रहा है उसको बियर करनी पड़ेगी। जहाँ पर सर्विस रोड एग्जिस्ट करती है वहाँ पर लॉन्गर, वहाँ पर एक्सीलरेशन लेन बनाने की जरूरत नहीं है, मान लिया जाएगा कि ये उसको कैटर कर रही है, राइट। इसी की बात कर रहा है। जो नया एंट्रेंट होगा, जो नया एप्लीकेंट होगा, बार बार उसको रिपीट कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन सर्विस रोड। यहाँ पर एक चीज आ गई, मेंटेनेंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा और कंस्ट्रक्शन के लिए भी होगा। इट लुक्स लाइक मेंटेनेंस लुक्स लाइकली ऑड, राइट। एक्सीलरेशन लेन्स और जो भी साइनेज वगैरह लगेंगे, और इन सब की ध्यान, जहाँ पर राइट ऑफ वे अवेलेबल है, इनएडुकेट है सर्विस रोड एक्सीलरेशन करने के लिए, the additional land by the side of ROW to accommodate such service road shall be acquired by the new entrant oil। जो नई ऑयल कंपनी, जो सेकंड एप्लीकेंट होगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग पंप के बगल में आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस जमीन को खरीदे अगर राइट ऑफ वे वहाँ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्लॉट साइज की बात करते हैं। मिनिमम प्लॉट साइज रूरल में इन प्लेन रोलिंग का एंड में 35 बाई 35 कर दिया गया है। यहाँ पे अर्बन स्ट्रेच में प्लेन एंड रोलिंग में 30 बाई 30 मीटर कर दिया गया है। पहले 20 मीटर बाई 20 मीटर था, तो यहाँ पर उसके साइज को बढ़ा दिया गया है। हिली एंड माउंटेनियस में 20 बाई 20 को रिटेन किया गया है, राइट।
The proposed plot of new fuel station should be such that the minimum frontage is achieved within the minimum total area as stipulated above. तो अब इसको भी डिफाइन कर रहा है कि टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं, जो नया प्लॉट है सच ऐसा होना चाहिए मिनिमम फ्रंटेज इज अचीव्ड विद इन द मिनिमम टोटल एरिया। जो इस पे मिनिमम फ्रंटेज जो उन्होंने लिखा है वो अचीव होना चाहिए। जो भी आप एक एरिया प्लान कर रहे हैं तो उस पर ब्लॉक को रख के देख लीजिए कि फ्रंटेज आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ पे कियोस्क सन्ड्री आइटम्स हैं और आपको जो इसमें देखना पड़ेगा कि आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, पार्किंग, रेस्टोरेंट, जो वेस्ट एमिनिटीज, सन्ड्री आइटम्स, पार्किंग फैसिलिटीज वुड बी एक्स्ट्रा बट वुड बी सिंगल एक्सेस, लेकिन उन सबको सेपरेट एक्सेस नहीं मिलेगी। पेट्रोल पंप और उन सबको एक्सेस एक ही साथ मिलेगी। ये वेस्ट एमिनिटीज की तरह ट्रीट होगा, मतलब पेट्रोल पंप प्लस फैसिलिटीज एक्सेस एक ही सर्विस रोड से होगी, राइट। आप उसके लिए सेपरेट एक्सेस नहीं मांग सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस टू न्यू फुल स्टेशन अलॉन्ग डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड कैरेजवे, तो यहाँ पर उसके नॉर्म्स दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन लेन की विड्थ की बात करता है और ये एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन लेन 5.5 मीटर की होनी चाहिए। शोल्डर की बात करता है ग्रेस की, और एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन लेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कैसे बनाए जाएंगे उसकी बात करता है। तो आपके कंसल्टेंट को पूरा पता होगा, वो उसमें ध्यान रख सकता है। और आप इसको जब उनसे बनवाएंगे तो ही टेक केयर। और आपका जो ड्राइवे है वो कैसा होना चाहिए, उसका सेक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। ड्रेनेज का आपको प्रोविजन करना है, राइट ऑफ वे का और बिल्डिंग लाइन का आपको इन्फोर्समेंट करना है, जो कि प्रोविजंस हैं। यहाँ पे बफर स्ट्रिप को 3 मीटर अंदर जाना चाहिए और बिल्डिंग लाइन और उसका आप इन्फोर्समेंट करिए। साइनेज मार्किंग आपको लगाने हैं। लाइसेंस डीड आपकी साइन होगी जो कि अपेंडिक्स में दी गई है, और आपकी जो वैलिडिटी होगी लाइसेंस की वो 15 साल के लिए होगी। अब जो पहले जो है पहले इससे पहले जो गाइडलाइन थी उसमें 5 इयर्स के लिए होती थी, तो यहाँ उन्होंने पूरा कर दिया है कि आपको सारा कुछ करना होगा। जो भी पेमेंट्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी नो नीड टू रजिस्टर, लाइसेंस डीड को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी साइन होती है, सारी फीस जो है ऑनलाइन पे होंगी in the favor of pay and account officer of Ministry of Road Transport Highways and would be credited in the measure head 1054 revenue received head में जमा होंगी। The license deed तभी आपको एग्जीक्यूट होगी जब ऑनलाइन पेमेंट का रेमिटेंस हो जाएगा कंसर्न RP&AO ऑफिस के सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड इंडिया जो है तब हो जाएंगे, तभी साइन होगी। तो किसको पेमेंट करनी है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया गया, चाहे वो NHAI का हो चाहे वो किसी का हो हाईवे, बट पेमेंट सारे इसी के नाम से होंगे, पे एंड अकाउंट ऑफिसर के नाम से। मेजर हेड 1054, इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है भारत कोश पे। उस पर भी मेरा एक वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं और आप उसको देख के पेमेंट कर सकते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी दी गई है कि क्या आपको करना है एक्सेस परमिशन के लिए, राइट, और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होंगी और कैसे क्या होगा। और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स का एक सेट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरा। उसमें जो है ये सारे ऑलमोस्ट वही है जो पहले थे। आपको कुछ अंडरटेकिंग्स देनी है, कुछ लाइसेंस डीड्स देनी है, आपको ड्राइंग्स पूरी बनानी है, और 1.1 किलोमीटर जो पेट्रोल पंप के दोनों साइड है उसके स्ट्रेच को जो है आपको पूरा उसमें डिटेल देना है कि वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसी रोड है आसपास, उनकी विड्थ क्या है, वो कहाँ लीड करती है और उनकी लेंथ कितनी है एज पर न्यू गाइडलाइन, राइट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देने हैं कि आप लैंड के मालिक हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ये सब वही समरी है, राइट। और ये चेकलिस्ट है जिसको थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नई चेकलिस्ट है। यहाँ पर अर्बन जो नेशनल हाईवे है, रिटेल आउटलेट, एग्जिस्टिंग सर्विस रोड पे उसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। सिर्फ प्लॉट साइज पूरा होना चाहिए, प्लस आपके नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, और आप जनरली जो साइनेज है, ड्रेनेज है, एक्सेस है और राइट ऑफ वे है, बिल्डिंग लाइन उनको आप मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रपोजल सबमिट करना है। रूरल के लिए सेम वही एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन लेन जो हमने पहले देखा था। तो चेकलिस्ट ऑलमोस्ट वही है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस माइनर कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जो अर्बन एरिया में जो प्लॉट का साइज इन्होंने 30 मीटर बाई 30 मीटर कर दिया गया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और थोड़े से चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। जो स्टार्ट ऑफ जो अप्रोच रोड है, रोड ओवर ब्रिज का 200 मीटर, पहले इनमें कुछ फ़र्क था, एक 500 मीटर था, तो उसको हमें जो है रिड्यूस कर दिया गया, जिसमें कंफ्यूजन था उसके लिए। सर्विस रोड के लिए वैसा वही पुराना प्रोविज़न है। स्लोप हाईवे ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, ऑल इज सेम ऑल टुगेदर, राइट। तो स्लैब कलवर्ट IRC कोड के हिसाब से बनानी है, प्लस और ये अर्बन एरिया में जो है इंटरसेक्शन कोई भी 100 मीटर का है, तो उन्हीं चीज़ों को समराइज़ किया गया है। जो आपका कंसल्टेंट होगा वो इसे कर लेगा, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको जो है मेन सारे पॉइंट बना दिए गए हैं। ये एक लाइसेंस डीड है जो कि आपके कंसल्टेंट के पास होगी, जो जमा करेगा। मुझे लगता है कि मेन पॉइंट आपको क्लियर किए गए हैं। स्टैंडर्ड लेआउट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं पीछे गाइडलाइन में, राइट।
डिपेंड करता है कि आपका क्लस्टरिंग का केस है या आपका डायरेक्ट एक्सेस का केस है, क्लस्टरिंग का केस है। तो इन्हें आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये अर्बन एरिया का केस है, तो यहाँ पर आपको एक्सेस कैसे मिलेगी, अनडिवाइडेड कैरेजवे का है। और ये एक छोटी सी टॉयलेट का लेआउट उन्होंने दिया है कि ये आपको जो है दिखाना होगा इसमें, राइट। अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अदर देन फ्यूल स्टेशन। मुझे लगता है आपको क्लियरिटी है। अगर आपको कोई भी और इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए और कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल दिया, आप उस पर बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी क्वेरीज रिजॉल्व हों। कुछ लोग की क्वेरीज बहुत साउथ से आ रही हैं और असम वगैरह से आ रही हैं। मैं सारी जो क्वेरीज हैं उनको एक कंबाइन करके असेंबल करके एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन है आप लोग को सारे क्लियर हो जाए। तो आप अगर आपको लगता है कि ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है तो जरूर लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जिससे आगे इस तरह के वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ा रहे। और मैं आपके कमेंट्स का और आपके इनपुट्स का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।